हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोनेट कोचिंग क्लासेस। आज का जो ये टॉपिक है ये हमारा पंचायती राज जो सीरीज चल रहा है उसका ये फोर्थ पार्ट है और इस पार्ट में आज हम जानेंगे अबाउट द कंपलसरी एंड वॉलंटरी प्रोविजंस ऑफ पंचायती राज। यानी कि हमने जैसे कि हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था कि जो पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था बाय द 73rd अमेंडमेंट एक्ट, और उस एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे प्रोविजंस भी लाए गए थे जो कि कुछ कंपलसरी थे पंचायत के फॉलो करने के लिए, कुछ वॉलंटरी प्रोविजंस थे। तो वो कौन कौन से प्रोविजंस थे उसके ऊपर पूरा कंप्लीट डिस्कशन रहेगा। साथ ही साथ आज हम देखेंगे कि पैसा एक्ट के बारे में, जो हमारे जिसे हम एक्सटेंशन एक्ट के भी नाम से जानते हैं, जो कि पंचायती राज फॉर एक्सटेंशन फॉर शेड्यूल एरियाज से रिलेटेड जो है उसके ऊपर उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स, उसके फीचर्स के बारे में कंप्लीट डिस्कशन रहने वाला है आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपलसरी प्रोविजंस के बारे में। ओके, क्या क्या कंपलसरी प्रोविजंस हैं फॉर द पंचायत एज पर द एक्ट ऑफ अमेंडमेंट एक्ट, जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग क्या क्या कंपलसरी प्रोविजंस दिए गए थे फॉर द पंचायत। ओके, देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कंपलसरी प्रोविजन में हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा इन ए विलेज एंड ए ग्रुप ऑफ विलेजेस। देखिए, आपको ग्राम सभा का ऑर्गेनाइजेशन करना होगा, ये कंपलसरी है हर एक पंचायत के लिए, या फिर आप ग्रुप ऑफ विलेज को मिला के ग्राम सभा कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। दूसरा जो प्रोविजन है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत एट द विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो ये कंपलसरी कर दिया गया था एज पर द एक्ट कि आप पंचायत एस्टेब्लिश करेंगे विलेज और इंटरमीडिएट और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल में, यानी कि 3 टायर सिस्टम्स फॉलो करना आपका कंपलसरी है। साथ ही साथ आप देखेंगे डायरेक्ट इलेक्शन टू ऑल सीट्स इन द पंचायत से द विलेज लेवल में जो पंचायत गठन की जाएगी उसमें जो इलेक्शन होगा, निर्वाचन होगा, वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे। साथ ही साथ आपका जो इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स में भी यही स्टेप्स या फिर ये मेथड फॉलो की जाएगी, डायरेक्ट इलेक्शन का मेथड। ओके, इनडायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ चेयरमैन टू ऑफ पंचायत, यानी कि एट द इंटरमीडिएट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो देखिए, अगर जो चेयरमैन है उनके केस में ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे पंचायत लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल में, लेकिन बाकी जो सीट्स हैं, ओके, बाकी के जो मेंबर्स हैं उनके लिए ये डायरेक्ट इलेक्शंस फॉलो की जाएगी इन ऑल द 3 टायर्स। ओके, ये कंपलसरी प्रोविजंस में आता है। साथ ही साथ आप देखें तो 21 ईयर्स टू बी मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस टू पंचायत, तो ये ईयर भी फिक्स कर दी गई कि आपको मिनिमम 21 साल होना चाहिए। 21 साल अगर है, इट इज द मिनिमम एज, देन आप कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शंस के लिए, पंचायत लेवल इलेक्शंस के लिए। ओके, कुछ और भी हैं, देखते हैं फ्रेंड्स उसके बारे में क्या क्या और है। देखिए, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स दैट इज बोथ फॉर मेंबर्स एज वेल एज चेयरपर्सन, तो ये रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, ये भी एक कंपलसरी प्रोविजन रखी गई थी, दैट इज फॉर एसटीज एंड एससीज एंड पंचायत एट ऑल द 3 लेवल्स। तो हर एक लेवल पे, यानी कि आपके विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल, हर एक लेवल पे रिजर्वेशन रहेंगे एज पर द पॉपुलेशन ऑफ दैट रीजन, बोथ फॉर मेंबर्स एज वेल एज फॉर द चेयरपर्सन। तो ये थी एक उसी एक्ट का एक प्रोविजन, कंपलसरी प्रोविजन। साथ ही साथ रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स, वुमेन्स के लिए आपको 1/3 सीट रिजर्व की जाएगी, और ये जो वुमेन्स होंगे दैट विल फॉर बोथ फॉर मेंबर्स एज वेल एज चेयरपर्सन्स। ओके, चेयरपर्सन्स के लिए भी रिजर्वेशन रहेगा, साथ ही साथ वुमेन्स नॉर्मल मेंबर्स के लिए भी रिजर्वेशन रहेगा फॉर द वुमेन्स। ओके, इन द पंचायत इन ऑल द 3 लेवल्स। नेक्स्ट है फिक्सिंग टेन्योर ऑफ 5 इयर्स फॉर पंचायत, तो ये जो टेन्योर है ये भी फिक्स की गई थी कि 5 साल आपका टेन्योर पूरा फिक्स्ड रहेगा फॉर ऑल लेवल्स, एंड होल्डिंग फ्रेश इलेक्शंस विद इन 6 मंथ्स इन एन इवेंट ऑफ सुपरसीजन ऑफ एनी पंचायत। अगर कोई पंचायत की एंड हो जाता है, यानी कि टेन्योर खत्म होता है, उसके 6 महीने के अंदर आपको फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट करके न्यू जो मेंबर्स हैं या फिर न्यू चेयरपर्सन वो चूज करना पड़ेगा। ओके, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस टू द पंचायत, तो ये भी एक कंपलसरी प्रोविजन रखी गई कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन की गठन की जाएगी, जो कि आपको इलेक्शंस करवाएगी पंचायत के। ओके, पंचायत लेवल इलेक्शन कंडक्ट करवाएगी। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए स्टेट फाइनेंस कमीशन, एक स्टेट फाइनेंस कमीशन की भी कॉन्स्टिट्यूशन की जाएगी आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, जो कि हर 5 साल में आएगा, जिसमें कि हमारे गवर्नर अपॉइंट करेंगे टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत। तो इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में सारे डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये हैं कुछ कंपलसरी प्रोविजंस जो कि दिए गए थे एज पर द 73rd अमेंडमेंट एक्ट फॉर द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ वॉलंटरी प्रोविजंस थे। वॉलंटरी प्रोविजंस क्या होता है फ्रेंड्स, कि आप वॉलंटरीली उन्हें करेंगे, ये कंपलसरी नहीं है, आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। ओके, कि ऐसा नहीं कि आप इसे करेंगे ही करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर ये सुटेबल फाइंड करती है अपने लोकल सिचुएशन के हिसाब से, तो वो इंप्लीमेंट कर सकती है, वरना ना करें तो भी कोई बात नहीं। ओके, तो इट इज वॉलंटरी प्रोविजन। तो देखिए, पहला जो वॉलंटरी प्रोविजन है, गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट बोथ द हाउसेज, यानी कि जो पार्लियामेंट हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, यानी कि जो हमारे एमपीज हैं, एंड द स्टेट लेजिस्लेचर और एमएलएस को भी। ओके, इन द पंचायत एट डिफरेंट लेवल्स फॉलोइंग विद इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, वो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो भी एमएलएस हैं, एमपीज हैं, उन्हें भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए पंचायत लेवल में। ओके, तो ये भी एक प्रोविजन है, अगर आप चाहें तो रख सकते हैं। प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन ऑफ सीट्स बोथ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन, चेयरपर्सन के लिए भी और मेंबर्स के लिए भी,
आप सीट्स रिजर्व कर सकते हैं फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन पंचायत एट एनी लेवल। तो बैकवर्ड क्लासेस का जो प्रोविजन है ये वॉलंटरी रखा गया है, लेकिन ST SC और वुमेन के लिए ये कंपलसरी रखा गया है। ये डिफरेंस जरूर याद रखें फ्रेंड्स कि जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए है वो डिपेंड करता है सोनली ऑन द स्टेट लेजिस्लेचर, अगर वो चाहें तो वो रख सकते हैं, लेकिन जो STs SCs और वुमेन के लिए ये कंपलसरी है इस प्रोविजंस को रखना, रिजर्वेशन रखना। ग्रांटिंग पावर एंड अथॉरिटी टू द पंचायत टू एनेबल देम टू फंक्शन एज इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये जो पावर एंड अथॉरिटी आप ग्रांट करेंगे, ओके, तो कितने पावर देंगे, कितना अथॉरिटी देंगे, ये कंप्लीटली स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, ओके। या फिर उन्हें इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी बनाएंगे, लिमिटेड पावर में रखेंगे, तो ये सारी जो फैक्टर्स हैं, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सोलली डिपेंड करता है हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर, वो जैसे चाहें उस तरह कर सकते हैं। डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे अपॉन द पंचायत टू प्रिपेयर प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस एंड टू परफॉर्म सम और ऑल द 29 फंक्शंस लिस्टेड इन 11th शेड्यूल। तो हमने जैसे कि कल के वीडियो में देखा था कि 11th शेड्यूल के जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ओके, जो मैटर्स हैं जिसके ऊपर हमारे पंचायती राज या फिर पंचायत डिस्कशन करते हैं, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर प्लानिंग करते हैं, डील करते हैं, तो वो सारे के सारे फंक्शंस के ऊपर या फिर सारे मैटर्स के ऊपर चाहे तो हमारे जो पंचायत एक्ट कर सकती हैं, अगर ना चाहें तो वो भी कुछ पर्टिकुलर मैटर के ऊपर ही बना सकते हैं। तो ये जो कंप्लीट अथॉरिटी है इस चीज़ का, कौन से पावर दिए जाएंगे, कौन से मैटर के ऊपर आप लॉ बनाएंगे, कौन से मैटर के ऊपर आप कुछ करेंगे, तो वो जो कंप्लीट पावर है वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास ही दिया गया है, ओके। तो स्टेट लेजिस्लेचर उसके लिए कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल है। ग्रांटिंग फाइनेंशियल पावर्स टू द पंचायत, फाइनेंशियल पावर्स किस तरीके का मिलना चाहिए, तो वो भी एक वॉलंटरी प्रोविजन है, ये कंपलसरी नहीं है, स्टेट जिस तरह से चाहे स्टेट लेजिस्लेचर उसी प्रकार का दे सकते हैं, ओके। दैट इज ऑथराइजिंग देम टू लेवी, कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्स, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस। ये सारा चीज कलेक्शन करना, इंपोज करना का जो पावर है वो आप कितना देना चाहते हैं, ये कंप्लीटली स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, ओके। तो ये है वॉलंटरी प्रोविजंस की बात। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं पैसा एक्ट के बारे में। PESA दैट इज पैसा एक्ट ऑफ 1996, एक्सटेंशन एक्ट के नाम से भी जिसे हम कहते हैं, ओके। इसकी अगर हम बात करें तो प्रोविजंस ऑफ पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू पंचायत आर नॉट एप्लीकेबल टू द 5th शेड्यूल एरियाज। तो जब भी ये जो पार्ट 9 की हम बात कर रहे थे, जो पंचायत एक्ट आया था या फिर जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया, ओके, जो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया पंचायत को, तो वो जो सारे प्रोविजंस हैं वो 5th शेड्यूल एरियाज के लिए लागू नहीं होते। जो 5th शेड्यूल एरियाज हैं हमारे शेड्यूल एरियाज, ओके, कुछ स्टेट्स हैं जिनके ऊपर ये लागू नहीं होते। तो बेसिकली हाउएवर द पार्लियामेंट में एक्सटेंड दिस प्रोविजंस टू सच एरियाज सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशन एज इसमें स्पेसिफाई, यानी कि देखिए ये डायरेक्टली इंपोज नहीं हो सकते, डायरेक्टली लागू नहीं हो सकते, लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो ये जो प्रोविजंस है इन्हें एक्सटेंड करके इनके ऊपर भी इंपोज होने के लिए लागू भी कर सकते हैं, प्रोविजंस इनके तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है, ओके। लेकिन उसके ऊपर कुछ एक्सेप्शंस रहेगा, कुछ मॉडिफिकेशंस भी करवा सकते हैं हमारे पार्लियामेंट अंडर दिस प्रोविजन। तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये एक्ट पास किया। अंडर दिस प्रोविजन द पार्लियामेंट इज एनेक्टेड द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत, that is extension to the schedule areas act, okay। तो provisions of the पंचायत extension to the schedule areas act, ये है पेशा एक्ट आपका, okay। 1996 में जो नॉर्मली आया था, पॉपुलरली नोन एज द पेशा एक्ट और द एक्सटेंशन एक्ट। इसे एक्सटेंशन एक्ट के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें क्या है, जो पंचायत राज सिस्टम को एक्सटेंड किया गया था फॉर द 5th शेड्यूल एरियाज ऑल्सो, ओके। एट प्रेजेंट 10 स्टेट्स है 5th शेड्यूल एरिया। तो आज के डेट में अगर हम देखें तो ये जो है 10 राज्यों में आपको 5th शेड्यूल स्टेट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं देखिए फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा एंड राजस्थान। तो ये जो 10 स्टेट्स हैं इनके अंदर आपको 5th शेड्यूल एरियाज देखने को मिलेंगे। शेड्यूल एरिया, शेड्यूल टाइप्स की जो हम बात कर रहे हैं, तो उन तक ये जो प्रोविजंस को रिलेट करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए बेसिकली पेशा एक्ट का लाया गया था 1996 में, ओके, जिसे हम एक्सटेंशन एक्ट भी कहते हैं। तो ऑल दिस स्टेट्स हैव एनेक्टेड रिक्विजिट कंप्लायंस लेजिस्लेशंस बाय अमेंडिंग द रेस्पेक्टिव पंचायती राज एक्ट्स। तो ये जो सारे हैं स्टेट्स हैं, इन्होंने पंचायती राज को अमेंड करके, मॉडिफाई करके इस पर्टिकुलर एरियाज के लिए एक्सटेंड किया है, उनको भी ये प्रोविजंस आज के डेट में एप्लीकेबल होते हैं, ओके। आगे देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पेशा एक्ट। तो ये किस पर्पज से किया गया, इसका क्या एम था, मेन क्या ऑब्जेक्टिव था पेशा एक्ट को लाने का, तो उसके ऊपर एक देखते हैं नजर। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है टू एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू पंचायत टू द शेड्यूल एरियाज। तो ये जो पार्ट 9 में हमने पंचायत को रख दिया, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज भी हो गया, सारे स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल भी हो गया, लेकिन ये जो 5th शेड्यूल एरिया या फिर शेड्यूल एरियाज तक ही नहीं पहुंच पाया था, ये एक्सटेंड नहीं होता। तो उस मेन पर्पज था, मेन ऑब्जेक्टिव था कि ये जो पंचायती राज सिस्टम को या फिर हम कहें जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम है उसे एक्सटेंड किया जाए टू द शेड्यूल एरियाज ऑल्सो विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस, कुछ चेंजेस करके, क्योंकि एज इट इज बाकी स्टेट्स के लिए, बाकी रीजन के लिए जैसे ये इंपोज होंगे, जिस तरीके से एप्लीकेबल होंगे, वो शेड्यूल एरियाज के लिए उस तरह नहीं किया जा सकता, बिकॉज देयर आर सर्टेन स्पेशल
एग्जाम्पशंस फॉर देम, ओके, उनके लिए स्पेशल रूल्स है, स्पेशल एग्जाम्पशंस है, इसीलिए इसे मॉडिफाई करके आपको इंपोज करना था शेड्यूल एरियाज के ऊपर, ओके। टू प्रोवाइड सेल्फ रूल फॉर द बल्क ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन, तो वहाँ के शेड्यूल एरियाज के ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके लिए एक सेल्फ रूल प्रोवाइड करने का मेन एम था, ओके, इसी वजह से इसे लाया गया। साथ ही साथ टू हैव विलेज गवर्नेंस विद पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड टू मेक ग्राम सभा एट द न्यूक्लियस ऑफ द एक्टिविटीज, तो इसका मेन और एक एम था कि आप विलेज गवर्नेंस को एनकरेज करेंगे, ओके, जिसमें कि आप पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को देखने को मिलेगा, यानी कि इवन द ईच एंड एवरी सिटीजन पार्टिसिपेट करना चाहिए जिसमें। और साथ ही साथ जो है आपकी ग्राम सभा जो है, ग्राम सभा को एक न्यूक्लियस ऑफ ऑल एक्टिविटीज बनाने की जो एक इंटेंशन थी उसे पूरा करने के लिए ऑब्जेक्टिव ये जो पेशा एक्ट लाया गया था बेसिकली, ओके। ग्राम सभा को आपको पूरा न्यूक्लियस ऑफ ऑल एक्टिविटीज यानी कि सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज बनाना है। टू इवॉल्व ए सुटेबल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क कंसिस्टेंट विद ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के साथ जो कि पोर्टेबल हो सके, कंपैटिबल हो सके, उसके साथ ये काम कर सके इजीली, तो उसके लिए जो है एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क बनाने का एक मेन इंटेंशन था, उसकी ये ऑब्जेक्टिव है। टू सेफगार्ड एंड प्रिजर्व द ट्रेडिशन एंड कस्टम्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, साथ ही साथ आपके जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं शेड्यूल एरियाज के, उनके जो ट्रेडिशंस हैं, उनके कस्टम्स हैं, उनके रीति रिवाज है, उनके कुछ हैबिट्स हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए ये बहुत जरूरी था। नेक्स्ट, टू एम्पावर पंचायत एट द एप्रोप्रिएट लेवल विद स्पेसिफिक पावर कंडीसिव टू ट्राइबल रिक्वायरमेंट्स, ट्राइबल रिक्वायरमेंट्स को देख के कुछ स्पेसिफिक पावर्स भी उन्हें देना जरूरी था, इसी वजह से मॉडिफिकेशंस करके आपको ये एक्ट इम्पोज करना पड़ा, लाना पड़ा, ओके। टू प्रिवेंट पंचायत एट द हायर लेवल फ्रॉम एज्यूमिंग द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ पंचायत एट लोअर लेवल ऑफ द ग्राम सभा, यानी कि इसमें एक और भी बात कही गई है कि जो पंचायत हायर लेवल में है, यानी कि इंटरमीडिएट लेवल या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो पंचायत है वो अपना सुपीरियरिटी ना दिखाए ये जो लोअर पंचायत के ऊपर, ओके। तो इसी वजह से ये जो एक्ट था, ये पेशा एक्ट का जो मेन ये लाया गया था 1996 में, ओके। दैट इज टू प्रिवेंट पंचायत एट द हाई लेवल फ्रॉम एज्यूमिंग द पावर एंड अथॉरिटी, तो इनके पास सारे पावर और अथॉरिटी ना चला जाए ऑफ द पंचायत एट द लोअर ऑफ द ग्राम सभा लेवल में या फिर विलेज लेवल में जो पंचायत है उनके पास भी उनका खुद का पावर है, इसी वजह से इसे इम्पोज किया गया था बेसिकली, ओके। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, बात करेंगे कुछ फीचर्स के बारे में ऑफ दिस एक्ट, क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर की अगर हम बात करें, स्टेट लेजिस्लेशन ऑन द पंचायत इन द शेड्यूल एरियाज शैल बी कॉन्सोनेंस विद द कस्टमरी लॉज, सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज, यानी कि जो लॉज हैं ऑलरेडी बनाए गए हैं या फिर जो सोशल रिलीजियस प्रैक्टिस है, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है, उसके साथ ये कॉन्सोनेंस रहेगा, यानी कि उसके साथ ये वायलेट नहीं करेगा, उसको उसके अगेंस्ट में नहीं जाएगा, ओके। इस तरीके से स्टेट को लेजिस्लेशन बनाना है रिगार्डिंग पंचायत इन द शेड्यूल एरियाज, ओके। उसको आपको हार्म नहीं करना है, उसको वायलेट नहीं करना है, वो रहेगा एज इट इज, तो उसके हिसाब से आपका जो पंचायती राज शेड्यूल के जो प्रोविजंस है, पंचायती राज के प्रोविजंस हैं, वो आप लाएंगे, इसी तरह के legislations बनाएंगे, okay. A village shall ordinarily consist of a habitation or a group of habitation or a hamlet or a group of hamlets comprising a community and managing its affairs in accordance to traditions and customs. तो नॉर्मली इसमें जो है विलेज में आपको क्या देखेंगे मिलेगा कि ये जो ट्रेडिशंस है, कस्टम्स हैं, आपको हैबिटेशंस, एक ही हैबिटेशन हो सकता है, ग्रुप ऑफ हैबिटेशन, हैमलेट, ग्रुप ऑफ हैमलेट हो सकता है, तो या फिर एक कम्युनिटी हो सकता है जो कि अपने अफेयर्स जो भी होंगे, अपने प्रॉब्लम्स, अपने इश्यूज खुद ही मैनेज करेंगे, तो उसके लिए उन्हें सेल्फ गवर्नेंस का जो पावर देना था, ओके। तो ये जो है एक पेशा एक्ट के अकॉर्डिंग आया था बेसिकली, जिसमें कि वो अपने ट्रेडिशंस, अपने कस्टम्स के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, अपना अफेयर्स खुद मैनेज करेंगे, ओके। एवरी विलेज शैल हैव ए ग्राम सभा कंसिस्टिंग ऑफ पीपल हुज नेम्स आर इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रूल्स फॉर द पंचायत एट द विलेज लेवल, तो ये जो भी मेंबर्स होंगे, ओके, या फिर ये जो एक्ट के अकॉर्डिंग, जो पंचायती राज के अकॉर्डिंग कंस्टिट्यूट की जाएगी कि हर गांव में एक ग्राम सभा होगा, ओके, जिसमें कि कौन कौन से लोग होंगे जिनका नाम इलेक्टोरल रोल्स में है, उस पर्टिकुलर गांव के, आइदर एक गांव का हो सकता है या फिर कुछ 4-5 गांव को मिला के एक ग्राम सभा कंस्टिट्यूट की जा सकती है, जिसमें कि आप के वो वहाँ के मेंबर कौन कौन होंगे या फिर किससे लेके वो पर्सन, कौन कौन से पर्सन होंगे वो पर्टिकुलर ग्राम सभा में जिनका नाम आपके इलेक्टोरल रोल्स में आते हैं, ओके। उस विलेज लेवल में पंचायत के जो इलेक्शन है वो इलेक्टोरल रोल में अगर आपका नाम आता है देन यू कैन बी ए मेंबर्स। सिमिलरली एवरी ग्राम सभा शैल बी कॉम्पिटेंट टू सेफगार्ड एंड प्रिजर्व द ट्रेडिशन एंड कस्टम्स ऑफ द पीपल, तो ये जो ग्राम सभा बनाई जाएगी इनके पास ये कॉम्पिटेंसी, ये पावर, ये जो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ये सेफगार्ड कर सके, प्रिजर्व कर सकते हैं उस पर्टिकुलर गांव के या फिर उस पर्टिकुलर जो रीजन के हमारे ट्रेडिशंस और कस्टम्स लोगों का, ओके, देयर कल्चरल आइडेंटिटी, साथ ही साथ उनके कम्युनिटी रिसोर्सेज एंड कस्टमरी मोड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, और उनका जो अपना खुद का मोड है, जिस तरीके से वो अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करते हैं, अपना जो इश्यूज सॉल्व करते हैं, उसी तरीके से ही होगा, लेकिन उनके पास एक थोड़ा सा पावर होगा, थोड़ा सा एक अथॉरिटी होगा, जिसके बेसिस से कि वो खुद के मैटर खुद सॉल्व कर सकते हैं, सेल्फ गवर्नेंस हो सके, ओके। एवरी ग्राम सेल
तो हर एक गांव की अगर हम बात करें, इनके पास क्या होना चाहिए, अप्रूव ऑफ प्लान्स प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिफोर दे आर टेकन अप फॉर इम्प्लीमेंटेशन बाय पंचायत एट द विलेज लेवल। तो हर एक गांव जो होंगे वो जो सभी प्लान्स किए जाएंगे, प्रोग्राम्स किए जाएंगे, प्रोजेक्ट्स जो भी आएंगे फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस जो भी होंगे, दैट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड टेकन अप एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द पंचायत। सो जो विलेज लेवल पे जो पंचायत गठन की जाएगी वो ही करेंगे सारे इम्प्लीमेंटेशन, और वही लेंगे अपने हाथ में और हिसाब सारा काम करेंगे। ओके, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी। साथ ही साथ जो है जैसे कि आप देख सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर गांव में, ओके, उसी गांव के ही मेंबर्स को पता होगा कि उनके गांव में कौन कौन को, यानी कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको की कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, अगर जैसे कि घर हो गया या फिर कोई ऐसा बेसिक नेसेसिटीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो कौन कौन से बेनिफिशियरीज होंगे वो उसी गांव के लोगों को ही पता रहेगा। तो इसी वजह से जो ग्राम होगा या फिर ग्राम सभा की कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, उसका ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करे। ओके, उनके पर्टिकुलर गांव में, उनके पर्टिकुलर रीजन में कौन कौन से बेनिफिशियरीज होंगे, किन किन को ये पर्टिकुलर जो फैसिलिटीज मिलने चाहिए वो डिसाइड करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। अंडर पॉवर्टी एलिवेशन एंड अदर प्रोग्राम्स, तो जो भी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स या फिर कोई दूसरे प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे, ओके, तो उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से बेनिफिशियरीज होंगे, बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करने का भी जो काम है वो ग्राम सभा के पास दी जाएगी। ओके, ये आपका ग्राम सभा है। ओके, सो एवरी ग्राम सभा का ये दो मेजर काम रहेगा। नेक्स्ट फीचर्स कुछ और हैं, देखते हैं। Every panchayat at the village level shall be required to obtain from the Gram Sabha certification of utilization of funds from the above plans, programs and projects। तो देखिए हर एक पंचायत जो कि गांव लेवल पे बनाई जाएगी, विलेज लेवल के जो विलेज पंचायत होंगे, दिस shall be required to obtain from the ग्राम सभा। जैसे कि हमने देखा है ग्राम सभा जो है वो दैट इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल्फ गवर्नेंस, या फिर हम कहें पंचायती राज के जो सिस्टम है उसका ये सेंटर है। तो हर एक सर्टिफिकेशन ऑफ यूटिलाइजेशन लेना पड़ेगा इनसे। ओके, यूटिलाइजेशन किस चीज़ का, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स अबाउट प्लान्स, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स। जो भी प्लान्स होंगे, जो भी प्रोग्राम्स होंगे, कोई नई प्रोजेक्ट शुरू की जा रही है, रोड बनाना है, ओके, या फिर कोई वेल्स बनाना है, ट्यूबवेल्स, हैंडपंप्स बनाने हैं, वाटर सप्लाई का प्रोसेस हो, इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोसेस हो, तो कोई इस तरह का जो प्रोजेक्ट्स आएंगे तो उससे रिलेटेड जो भी फंड्स के यूटिलाइजेशन किस तरीके से होंगे उसके रिलेटेड एक सर्टिफिकेशन पंचायत को लेना पड़ेगा फ्रॉम द ग्राम सभा इटसेल्फ, यानी कि वो लोग डिसाइड करेंगे बेसिकली। द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द शेड्यूल एरियाज इन एवरी पंचायत शैल बी इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन ऑफ the communities for whom the reservation is sought to be given under part 9 of the constitution। यानी कि ये जो है अगर कोई रिजर्वेशन की बात हो रहा है, ओके, रिजर्वेशन ऑफ सीट, दैट शुड बी सोनली ऑन द मैटर और ऑन द क्राइटेरिया दैट वहाँ की प्रोपोर्शन के हिसाब से, यानी कि वहाँ के जो पॉपुलेशन है, कौन से कम्युनिटी का ज़्यादा पॉपुलेशन है और किनको कितना रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, उसको देख के ये सीट्स रिजर्व होंगे। ओके, अगर एससीज पॉपुलेशन है ज़्यादा तो एससीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एससी सीट आपको रिजर्व करनी पड़ेगी। शेड्यूल ट्राइब्स का पॉपुलेशन ज़्यादा है तो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक उनका रिजर्वेशन रखना पड़ेगा। तो दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू द पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि वहाँ पे मेंशन किया गया है। हाउएवर द रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स शैल नॉट बी लेस देन 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स। ओके, तो जितने भी सीट्स हैं उनके आधा नहीं होना चाहिए, इससे आधा से कम नहीं होना चाहिए फॉर एसटीज। फर्दर ऑल सीट्स ऑफ चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट द लेवल शैल बी रिजर्व फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स। तो ये जो है पंचायत लेवल्स में जो होंगे सारे जो इस एक्ट के अंदर, यानी कि ये जो शेड्यूल एरियाज के अंदर आ रहे हैं, ये सारे के सारे जो चेयरपर्सन होंगे इसके, ये शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करना चाहिए। ओके, इनके लिए रिजर्व हो रहेगा। नेक्स्ट, द स्टेट गवर्नमेंट में नॉमिनेट सच शेड्यूल ट्राइब्स व्हिच हैव नो रिप्रेजेंटेशंस इन द पंचायत। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, कुछ नॉमिनेशंस कर सकते हैं, ओके, कुछ शेड्यूल ट्राइब्स को नॉमिनेशन कर सकते हैं जिनको कि रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है पंचायत लेवल पे। ओके, या ना कि इंटरमीडिएट लेवल और द डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि विलेज लेवल हो, इंटरमीडिएट लेवल हो या पंचायत जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, अगर इनको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट खुद से नॉमिनेट कर सकती है। ओके, अगर ये इलेक्शन मेथड से वो इलेक्ट होकर नहीं आ पाए हैं और प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, देन इन दैट केस आप नॉमिनेट कर सकते हैं उनको डायरेक्टली। बट सच नॉमिनेशन शैल नॉट एक्सीड 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स इलेक्टेड टू दैट पंचायत। लेकिन ये जितने भी आप मेंबर नॉमिनेट करेंगे ये 1/10 से कम होना चाहिए टोटल स्ट्रेंथ का। ओके, उस पर्टिकुलर पंचायत का जो भी स्ट्रेंथ है उसका 1/10 से ये कम ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, द ग्राम सभा ऑफ द पंचायत से द एप्रोप्रिएट लेवल शैल बी कंसल्टेड बिफोर मेकिंग द एक्विजिशन लैंड इन शेड्यूल एरियाज फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट। जब भी कुछ डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड एक्वायर की जाएगी, गवर्नमेंट की तरफ से हो या फिर किसी और की तरफ से हो, जब भी लैंड एक्वायर करने की बात आएगी, देन इन दैट केस ये जो है ग्राम सभा से कंसल्ट करना पड़ेगा। ग्राम सभा या फिर आप पंचायत से कंसल्ट करेंगे जो भी अप्रोप्रिएट होगा उसी लेवल पे। ओके, चाहे आप विलेज लेवल पे करें, इंटरमीडिएट लेवल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करें, लेकिन उनको कंसल्ट करना जरूरी है फॉर द एक्विजिशन ऑफ लैंड, ओके, इन दिस पर्टिकुलर एरियाज बेसिकली, एंड बिफोर रिसेटलिंग और रिहेबिलिटिंग पर्सन्स अफेक्टेड बाय सच प्रोजेक्ट्स इन द शेड्यूल एरिया। तो अगर आप ये लैंड एक्वाइज कर रहे हैं तो उनको
इनको रीसेटल करना पड़ेगा, रिहेबिटेट करना पड़ेगा, इनको कोई दूसरे जगह देना पड़ेगा। तो वो सारी जो डिस्कशंस की जाएगी, वो सारी जो मैटर आप एग्जीक्यूट करने से पहले कंसल्ट करना चाहिए उस पर्टिकुलर रीजन की ग्राम सभा को या फिर पंचायत को। अगर उनके अप्रूवल के बिना आप ये सारी चीज नहीं कर सकती या फिर उनके परमिशन के बिना। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ माइनर वाटर बॉडीज इन द शेड्यूल एरिया शुड बी एंट्रस्टेड टू द पंचायत एट द एप्रोप्रिएट लेवल। जो भी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है किस रिलेटेड, माइनर वाटर बॉडीज से रिलेटेड, ओके, जो भी ये एरियाज के अंडर आ रहे हैं, शेड्यूल एरियाज के अंडर, तो इनको ये दिया जाएगा इंटरेस्टेड टू द पंचायत एंड एप्रोप्रिएट लेवल। तो ये जो पावर है, ये जो अथॉरिटी है, ये पंचायत को दी जाएगी, ओके। तो उनके हिसाब से सारा काम होगा। तो ये जो है पैसा एक्ट का सारा कुछ फीचर्स है जो कि आपके शेड्यूल एरियाज के लिए ही पर्टिकुलरली बनाए गए थे, ओके, इनके, ताकि इनको सारा अपना खुद का डेमोक्रेसी मिल सके और खुद का जो गवर्नेंस पावर मिल सके। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर नजर डालेंगे। नेक्स्ट देखिए, द रिकमेंडेशंस ऑफ द ग्राम सभा और द पंचायत एट द एप्रोप्रिएट लेवल शैल बी मैंडेटरी फॉर द ग्रांट्स ऑफ प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस माइनिंग लीज फॉर माइनर मिनरल्स इन द शेड्यूल एरियाज। तो ये शेड्यूल एरियाज होंगे, ये यहाँ पे अगर आपको माइनिंग करना है या फिर लीज में देना है, माइनिंग लीज, कोई माइनर मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करना है, तो उस केस में जो ग्राम सभा और पंचायत जो भी होंगे उनका रिकमेंडेशन मैंडेटरी होगा, बाइंडिंग होगा। वो जो भी रिकमेंडेशंस देंगे, सजेस्ट करेंगे रिगार्डिंग दिस मैटर्स, दैट इज बेसिकली ग्रांट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लीज, ओके, फॉर माइनर मिनरल्स। तो वो जो भी रिकमेंडेशंस दी जाएगी ग्राम सभा की तरफ से या फिर पंचायत की तरफ से, वो आपके ऊपर बाइंडिंग होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करेंगे इन दिस एरियाज बेसिकली, ओके। द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा और द पंचायत एट द एप्रोप्रिएट लेवल शैल बी मैंडेटरी। और कौन से केस में हमारे प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी है, देखिए, फॉर द ग्रांट ऑफ कंसेशन फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल माइनर मिनरल्स बाय ऑक्शन। अगर आपको ऑक्शन करना है माइनर मिनरल्स उस रीजन का, शेड्यूल एरियाज का, देन इन दैट केस आपको प्रायर रिकमेंडेशन देना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा ग्राम सभा या फिर पंचायत को उस पर्टिकुलर रीजन के। उनके रिकमेंडेशन के बिना ये बिल्कुल भी हो नहीं सकता। तो ये जो ऑक्शन है, ओके, फॉर द ग्रांट ऑफ कंसेशन, अगर कोई कंसेशन चाहते हैं आप, ओके, ऑक्शन में अगर कोई कंसेशन चाहते हैं, देन आपको उस रीजन के जो ग्राम सभा है या फिर पंचायत है उन्हें कंसल्ट करके उनका रिकमेंडेशन लेना बहुत जरूरी है, ये मैंडेटरी है, ओके। Next, while endowing panchayats in the scheduled areas with such power and authority as may be necessary to enable them to function as institutions of self-government, a state legislature shall ensure that the panchayats at appropriate level at the gram level are endowed specifically with। तो ये जो पावर्स आप देंगे ये जो शेड्यूल एरियाज के पंचायत को या फिर ग्राम सभा को, तो इस दौरान ये ड्यूटी होता है, ये ड्यूटी बनता है हमारे जो स्टेट लेजिस्लेचर का कि ये सारे कुछ एंडोवर करें या फिर दें, ओके। कौन कौन से, देखिए, द पावर टू एनफोर्स प्रोहिबिशन और टू रेगुलेट और रेस्ट्रिक्ट द सेल एंड कंजम्पशन ऑफ एन इंटॉक्सिकेंट। तो ये भी सारे पावर्स दी जा सकती हैं कि आप कोई इंटॉक्सिकेंट का जो कंजम्पशन है, सेल है, वो किस तरीके से रेगुलेट होंगे, रेस्ट्रिक्ट होंगे किसी पर्टिकुलर रीजन में। तो ये इसे रेगुलेट करने का जो पावर, रेस्ट्रिक्ट करने का जो पावर है, ये भी मिलना चाहिए ग्राम सभा को और या फिर हम बोले पंचायत को उसी रीजन का, ओके। द ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होंगे उसके ये ओनरशिप इनको मिलेगा, ओके, उस पर्टिकुलर रीजन के पंचायत को। द पावर टू प्रिवेंट एलियनेशन ऑफ लैंड इन प्राइवेट एक्शन, टू रिस्टोर एनी अनलॉफुली एलियनेटेड लैंड ऑफ ए शेड्यूल टाइप। अगर कोई शेड्यूल टाइप का अनलॉफुली एलियनेटेड लैंड है तो उसे रिस्टोर करने के जो पावर भी है वो दिया जाएगा पंचायत को, ओके, ऑफ दिस पर्टिकुलर शेड्यूल एरियाज। द पावर टू मैनेज विलेज मार्केट मैनेज करने का जो पावर ये भी मिलेगा इनकी पंचायत को। द पावर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर मनी लैंडिंग टू द शेड्यूल एरियाज। अगर कोई मनी लैंडिंग का इश्यूज है, कोई मैटर है, तो इस केस में भी उनका पूरा रेगुलेशंस रहेगा, ओके, उनका ही कंट्रोल रहेगा पंचायत का बेसिकली। द पावर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर इंस्टीट्यूशन एंड फंक्शनरीज ऑफ ऑल सोशल सेक्शंस, जो भी सोशल सेक्शंस हैं उनका पर्टिकुलर, तो उस केस में भी अपना ये कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकते हैं। द पावर टू कंट्रोल लोकल प्लान्स एंड रिसोर्सेज फॉर सच प्लानिंग इंक्लूडिंग ट्रैवल सप्लाईज। जो भी प्लानिंग होंगे, जो भी रिसोर्सेज होंगे, उन्हें कंट्रोल करने का भी पूरा पावर दिया गया है उसी रीजन के जो पंचायत से और ग्राम सभा से उनके, ओके। तो बेसिकली ये कहा गया है कि उनके पर्टिकुलर रीजन, जो भी शेड्यूल एरियाज होंगे, उनके रीजन में जो भी काम होंगे, डेवलपमेंट वर्क होंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे या फिर जो भी काम होंगे, लाइक योर विलेज मार्केट्स, लैंड से रिलेटेड, माइनिंग से रिलेटेड ऐसा कोई इशू है, तो वो सारे मैटर पर्टिकुलरली वो लोग ही समझेंगे, वो लोग ही कंट्रोल करेंगे, वो लोग ही रेगुलेट करेंगे, ओके। पूरा सेल्फ गवर्नेंस का पावर दी गया है एज पर द पैसा एक्ट, ओके। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट देखते हैं पॉइंट। ये भी कहा गया है ये एक्ट के अकॉर्डिंग कि द स्टेट लेजिस्लेशन शैल कंटेन सेफगार्ड टू एंश्योर पंचायत एट द हायर लेवल डू नॉट एज्यूम द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ एनी पंचायत एट द लोअर लेवल ऑफ द ग्राम सभा। तो ये भी ये लोग देखेंगे, कंट्रोल करेंगे, ओके, जो स्टेट लेजिस्लेचर है कि जो हायर लेवल पंचायत से आपका इंटरमीडिएट लेवल पंचायत या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत, वो अपना डोमिनेंस ना दिखाए, ये जो लोअर लेवल पंचायत है, ओके, लोअर लेवल या फिर विलेज लेवल पंचायत है, उनके ऊपर ये अपना डोमिनेशन ना दिखाए। तो उनकी जो पावर है उससे सेफगार्ड करने का भी ये जो ड्यूटी है ये स्टेट लेजिस्लेचर के पास है बिल्कुल भी, ओके।
नेक्स्ट पॉइंट जो है, द स्टेट लेजिस्लेचर शैल एंडेवर टू फॉलो द पैटर्न ऑफ 6 शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाइल डिजाइनिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स। तो यानी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स किया जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर एरियाज, जब भी स्टेट लेजिस्लेचर कोई रूल बनाएगा, लेजिस्लेशंस बनाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स बनाएगा इन द पंचायत से डिस्ट्रिक्ट लेवल इन द शेड्यूल एरियाज, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत के लिए जो भी बनाएंगे ये लॉज या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस, तो ये इसके ऊपर ध्यान देंगे या फिर इसे फॉलो करेंगे जो है हमारा 6th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रोविजंस है आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपका ये जो अरेंजमेंट्स करना पड़ेगा। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। एनी प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग टू पंचायत इन द शेड्यूल एरियाज व्हिच इज इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, अगर कोई लॉ है, कोई एक्ट है जो कि इनकंसिस्टेंट हो रहा है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, इसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, यानी कि इसको वायलेट कर रहा है, ओके, देन शैल सीज टू बी इन्फोर्स्ड एट द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर। तो ये जो उस टाइप का कोई अगर लॉ है तो वो बंद हो जाएगा, सीज हो जाएगा, ओके, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच द एक्ट रिसीव्स द एसेट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि ये एक्ट जिस दिन पास होगा उसके ठीक 1 साल बाद वो सारे लॉज ऑटोमेटिकली सीज हो जाएंगे। ओके, हाउएवर ऑल द पंचायत एग्जिस्टिंग इमीडिएटली बिफोर सच डेट शैल कंटिन्यू टू द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म अनलेस डिसॉल्व्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर सूनर। तो इस अकॉर्डिंगली ऐसे कोई अगर पंचायत ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो वो कंटिन्यू करेंगे टिल द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म, ओके, जब तक कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर चाहें तो उसे उनका टर्म खत्म होने से पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं। ओके, इफ दे विश दे कैन डिसॉल्व इट सूनर आल्सो। ओके, तो ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो ओवरऑल ये समझ में आ रहा है कि जो कंप्लीट पावर है वो अथॉरिटी है सेल्फ गवर्नेंस का, उनको ही दिया गया है और कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ दिया गया है जो कि नॉर्मल बाकी के जो स्टेट्स के लिए इतना नहीं दिया गया है। ओके, आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, बात करेंगे फाइनेंसेस और पंचायती राज के बारे में। तो देखते हैं द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ऑफ इंडिया, ओके, जो कि दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन आया था इंडिया में 2005 से 2009, हैज समराइज्ड द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो भी रेवेन्यू आएगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के पास, पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया कि किस तरीके से अपना रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, ओके, किस तरीके से इनके पास फंडिंग होगा, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आया था, इन्होंने कुछ वेज दिए हैं, ओके, और कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात की है, कुछ सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू के बारे में भी बात की है, ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं इनके। ओके, देखेंगे क्या है वो। देखिए, पहला जो है मेजर पोर्शन ऑफ पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्ट्रक्चरल एम्पावरमेंट ऑफ द PRI, बट the real strength in terms of both autonomy and efficiency of this institution depends on their financial position। देखिए, हमें जैसे कि पता है कि नो डाउट पार्ट 9 में इनके जो स्ट्रक्चरल एम्पावरमेंट, इनको जो स्ट्रेंथ दी गई है, ऑटोनॉमी दी गई है, पावर दी गई है, ये सारी बातें इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोविजन है, लेकिन मेन जो पावर होता है वो फंड है। अगर आपके पास फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है, फाइनेंस नहीं है, आपका फाइनेंशियल पोजीशन वीक है, ओके, देन इन दैट केस आपके पास चाहे जो पावर हो आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए जो फाइनेंस है वो बहुत ज़रूरी है। तो ओके, उस हिसाब से ये क्या क्या रिकमेंडेशन है, ये क्या क्या प्रॉब्लम्स और सोर्सेज बताएं, इसके ऊपर एक नजर डालेंगे फ्रेंड्स। तो इन जनरल पंचायत इन आवर कंट्री रिसीव फंड्स इन द फॉलोइंग। तो जनरली अगर हम बात करें हमारे कंट्री के जो पंचायत हैं वो किस तरीके से अपना फंड रिसीव करते हैं, कौन कौन से सोर्सेज से रिसीव करते हैं, देखते हैं। पहला जो है ग्रांट फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल फाइनेंस कमीशन एज पर द आर्टिकल 280 इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारी सेंट्रल फाइनेंस कमीशन जो गठन की जाती है हर 5 साल में, तो उनके रिकमेंडेशन के हिसाब से, जैसे कि हमें पता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में फंड शेयर होता है, तो वो हिसाब से वो जो भी रिकमेंडेशन देंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे यूनियन गवर्नमेंट से इन्हें ग्रांट्स मिलता है। पहले बात, जो पंचायत से उन्हें ग्रांट्स मिलता है फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल फाइनेंस कमीशन। दूसरा, डिवोल्यूशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन एज पर द आर्टिकल 243I। तो देखिए, सेंटर से तो मिलता ही मिलता है एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ उनकी कमीशन, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, लेकिन जो स्टेट है उनसे भी कुछ फंड्स मिलता है, ओके, टू द पंचायत ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो कि आर्टिकल 243I के अंदर आते हैं। नेक्स्ट, लोन्स और ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, लोन्स ले सकते हैं, ये पंचायत से स्टेट गवर्नमेंट से लोन्स ले सकते हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट इनमें ग्रांट्स भी दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है प्रोग्राम स्पेसिफिक एलोकेशन अंडर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस। तो कुछ प्रोग्राम्स किए जाएंगे जो कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होंगे, स्कीम्स इस तरीके के, तो इसमें भी आपको फंडिंग मिल सकता है फ्रॉम द सेंटर एज वेल एज द स्टेट्स। इंटरनल रिसोर्स जनरेशन, यानी कि और एक जो सोर्स है वो है इंटरनल रिसोर्स जनरेशन आप करेंगे, यानी कि टैक्स के थ्रू या फिर कोई नॉन टैक्स ऐसा कोई मैटर है, ओके, तो ये जो सारा पावर्स, ड्यूटीज हो गया, टैक्सेस, कस्टम, ये सारे जो है हमारे पंचायती राज के पास दी गई है पावर, तो वो कलेक्ट कर सकती हैं टैक्सेस, ड्यूटीज, और इसी तरीके से अपना जो फाइनेंस बढ़ा सकते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, कुछ एक हैं और देखेंगे फाइनेंस के बारे में क्या क्या सारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स रिकमेंडेशन है। अक्रॉस द कंट्री, देखिए अक्रॉस द कंट्री स्टेट्स हैव नॉट गिवन एडिक्वेट अटेंशन टू फिजिकल एम्पावरमेंट ऑफ द पंचायत। अगर हम बात करें तो ये एक इशू है, ये एक प्रॉब्लम है रिगार्डिंग ऑफ द पंचायत की जो फाइनेंशियल पावर के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन हर कोई उनके स्ट्रक्चर, उनके एम्पावरमेंट, उनको स्टैंडिंग पावर्स, अथॉरिटी, ऑटोनॉमी सारा कुछ मिल रहा है, लेकिन जो फंडिंग है फिजिकल एम्पावरमेंट उसके ऊपर कोई भी
एडुकेट अटेंशन नहीं दे रहे हैं। तो पंचायत ओन रिसोर्स आर मीगर, तो जो भी रिसोर्सेस ये ओन करते हैं इनके पास जो भी बिलोंगिंग्स है, पोजीशंस है, वो बहुत कम है। एंड इससे हम ये कंक्लूजन कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। क्या क्या कंक्लूजन है देखिए फ्रेंड्स, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये मेंस के एग्जाम्स लिखने में, डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखने में बहुत ही मदद करेंगे। तो ये जो इंपॉर्टेंस है इनको समझना भी बहुत जरूरी है। ओके, इंटरनल रिसोर्स जनरेशन ऑफ द पंचायत लेवल इज वीक। जैसे हमने देखा कि जो टैक्स कलेक्शन होता है, रेवेन्यू होता है, या फिर इंटरनल रिसोर्स कलेक्शन जनरेशन जो होता है पंचायत लेवल का, वो बहुत वीक होता है। दिस इज बिकॉज ये क्यों होता है? पार्टली ड्यू टू ए थिन टैक्स डोमेन, क्योंकि इनके जो रीजन में, इनके जो डोमेन में आते हैं, ओके, इनके जो टेरिटरी में आते हैं जो भी लोग, उनके इतना ज़्यादा टैक्स पेयर्स नहीं रहते इसके अंदर। ओके, एंड पार्टली ड्यू टू पंचायत ओन रिलेक्टेंट इन कलेक्टिंग रेवेन्यू। और कुछ ऐसे भी है कि पंचायत खुद के जो रीजन है उनसे एरिया है वहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट करने से रिलेक्टेंट करते हैं, झिझकते हैं। ओके, सो पंचायत आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन ग्रांट फ्रॉम यूनियन स्टेट गवर्नमेंट। तो ये हेवीली स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हमारे फंड्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है, ग्रांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ए मेजर पोर्शंस ऑफ द ग्रांट्स फ्रॉम यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट इन स्कीम स्पेसिफिक। और जो भी फंडिंग होता है, जो भी ग्रांट्स मिलते हैं सेंट्रल और स्टेट में से, वो स्कीम स्पेसिफिक होता है, स्कीम के हिसाब से एलोकेट की जाती है। पंचायत से लिमिटेड डिस्क्रिप्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन इनकरिंग एक्सपेंडिचर। तो पंचायत के पास ये लिमिटेड खुद का पावर है। ओके, तो वो ये मांग नहीं सकते डायरेक्टली, या फिर अवेल नहीं कर सकते डायरेक्टली इतने सारे ग्रांट्स। जो भी स्कीम्स अगर कुछ बनाई जाती है पंचायत लेवल पे, तो उसके लिए प्रोवाइड किया जाएगा स्कीम्स, ओके, सॉरी फंडिंग्स, और या फिर कहें फाइनेंशियल जो बनी है। ओके, इन व्यू ऑफ देयर ओन टाइट फिजिकल पोजिशन, स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट केन टू डिवॉल्व टू पंचायत। सो एक तो जो हमारी स्टेट्स के फाइनेंशियल पोजिशन वो बिल्कुल ठीक नहीं है, और इससे सिचुएशन में, ऐसे टाइम के पीरियड में वो पंचायत को देने के लिए क्यों चाहेंगे? ओके, दे आर नॉट कीन टू प्रोवाइड फंड और मनी टू द पंचायत लेवल्स। बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट भी ये झिझकते हैं, नहीं देते हैं बेसिकली। ओके, इन मोस्ट ऑफ द क्रिटिकल 11 शेड्यूल मैटर्स, जो भी हमने देखा था 11 शेड्यूल में जो 29 मैटर्स थे, ओके, पूरा कंप्लीट लिस्ट हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में। तो इसकी अगर हम बात करें, इट इज द स्टेट गवर्नमेंट विच इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन। तो उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, एंड हेंस जो भी एक्सपेंडिचर किए जाएंगे वो पर्टिकुलर मैटर को एग्जीक्यूट करने के लिए, फंक्शनलाइज करने के लिए पंचायत को नहीं देंगे। ओके, इतना फंड वो बोलेंगे कि हम इंप्लीमेंट करते हैं, हमारे पास ये जो पावर है और ये हम इंप्लीमेंट करेंगे, पर्टिकुलर स्कीम लाएंगे, हम करेंगे। तो ये जो है पंचायत तक ये जो अपना रिसोर्सेस या फिर फाइनेंशियल हेल्प नहीं पहुंच पाता। ओवरऑल अगर हम बात करें, सिचुएशन हैज बीन क्रिएटेड वेयर पंचायत हैव रिस्पांसिबिलिटी बट ग्रॉसली इनएडिक्वेट रिसोर्स। तो इनको क्या है, ये हम फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पंचायत है इनके पास बहुत रिस्पांसिबिलिटी दी गई है, नो डाउट, बट इनके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं की गई है। ओके, ये भी एक प्रॉब्लम है रिगार्डिंग पंचायती राज। देखेंगे कुछ और। Though in absolute terms, the quantum of funds the union state government transfer to a panchayat forms a major component of its receipt, the Panchayati Raj institutions or resource generation is the soul behind its financial standing. तो इनका जो खुद का रिसोर्स जनरेशन प्रोसेस है वही इनका सोल फाइनेंशियल स्टैंडिंग है, वही डिसाइड करता है इनका फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटस। ओके, बाकी जो है यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से आता है जो फंड, वो स्कीम स्पेसिफिक होते हैं, कुछ पहुंच पाते हैं, कुछ नहीं पहुंचते, वो अलग मैटर्स है। ओके, आगे इन टर्म्स ऑफ ओन रिसोर्स कलेक्शन अगर हम बात करें, ये अपना खुद का जो रिसोर्स कलेक्शन करते हैं। ग्राम पंचायत सर कंपैरेटिवली इन बेटर पोजीशन बिकॉज दे हैव टैक्स डोमेन ऑफ देयर ओन। ग्राम पंचायत का खुद का टैक्स डोमेन होता है। ओके, उनके लेवल पे अपना टैक्स कलेक्शन कर सकते हैं। व्हाइल द अदर टू टायर्स आर डिपेंडेंट ओनली ऑन रोल्स, फीस एंड नॉट टैक्स रेवेन्यू फॉर जनरेटिंग इंटरनल रिसोर्सेज। लेकिन बाकी के दो टायर जो हैं, जो हमारे इंटरमीडिएट लेवल बोल सकते हैं, तहसील लेवल या फिर ब्लॉक लेवल, और साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में अगर हम बात करें अब जो पंचायत हैं, तो इनके पास ये खुद का जो अपना टैक्स डोमेन रह रहता है, और ये हाईली डिपेंडेंट है रोल्स, फीस और नॉन टैक्स रेवेन्यू के ऊपर, जो कि बहुत कम मिलते हैं इनके, और इस हिसाब से उनका जो इंटरनल रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, वो बहुत कम रहता है। ओके, स्टेट पंचायती राज हैज गिवन मोस्ट ऑफ द टैक्सेशन पावर टू द विलेज पंचायत। जो भी स्टेट जो एक्ट्स लाएंगे, स्टेट लेजिस्लेचर जो भी एक्ट पंचायती राज से रिलेटेड ला रहे हैं, वो विलेज पंचायत को ज्यादा टैक्सेशन की पावर मिल रही है बेसिकली। ओके, द रेवेन्यू डोमेन ऑफ द इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत हैव नॉट बी केप्ट मच स्मॉलर एंड रिमेन कन्फाइंड टू द सेकेंडरी एरियाज लाइक फेरी सर्विस, मार्केट, वाटर एंड कंजर्वेंसी सर्विस, रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स, सेस एंड स्टैम्प ड्यूटी एंड फ्यू अदर्स। तो देखिए, जो भी टैक्सेशन रिलेटेड या फिर टैक्स कलेक्शन, ड्यूटी टैक्स लेवी करना, ड्यूटीज लेवी करना, कलेक्ट करने का जो एंटायर अथॉरिटी है, वो ज्यादातर जब भी स्टेट लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाता है तो वो विलेज पंचायत तक ही देता है। ओके, उनको ही ये पावर ज्यादातर दी जाती है। लेकिन बाकी के जो लेवल है, बाकी के जो टायर हैं, जैसे कि आप इंटरमीडिएट लेवल पे बात करें या फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत की बात करें, उन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिलता है इस केस में। ओके, जो टैक्सेशन का पावर ज्यादा नहीं है, और इनके जो है टैक्सेशन या फिर जो कलेक्शन का जो प्रोसेस है, वो कुछ लिमिटेड मैटर्स के ऊपर ही होता है। जैसे कि आपका मार्केट्स हो गया, वाटर कंजर्वेंसी सर्विस के ऊपर हो गया, व्हीकल रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई अगर वो टैक्स मिल जाता है, ड्यूटीज मिल जाता है,
उससे वे कलेक्ट करेंगे सेस ऑफ स्टैंप ड्यूटी। तो इस तरीके छोटे मोटे फाइनेंस ही कलेक्ट कर पा सकते हैं, फाइनेंस जैसे कि छोटे मोटे रिसोर्सेज ही जनरेट कर पाते हैं हमारे इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट पंचायत से। लेकिन विलेज पंचायत के पास उनके पास ज़्यादा आप बोल सकते हैं टैक्स डोमेन अवेलेबल है। A study of various state legislation indicate that the number of taxes, duties, tolls and fees comes under the jurisdiction of the village पंचायत। तो ये स्टडी से भी पता लगाया गया है कि जो ज़्यादातर टैक्स, ड्यूटीज और टोल्स, जो फीस कलेक्शन का, रिसोर्स जनरेशन का जो मैटर्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, वो ज़्यादातर विलेज पंचायत के पास ज़्यादा होते हैं। ओके, तो ये थी सारी बातें रिगार्डिंग द फाइनेंसेस ऑफ पंचायती। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, देन प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।